जो मांगना है यही मांग लो, मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? बट वाई? अरे 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। जिनी अंकल, खरीदिए डिक्सी स्कॉट। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं NCTE जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल KDS बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। BA, BCom, BSc, B.Ed, BTC, DLED में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। SC/ST छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देन नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। Unnati Group of Colleges, admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offered, approved by AICTE, NCTE, PCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered, MBA, General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic, General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed, General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma, General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma, General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527017 and 40313110. केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान CFTI आगरा रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचना। प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से। पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2020। एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन 2 years, एडवांस सर्टिफिकेट इन फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट 1 year, PG डिप्लोमा इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी 18 month, सर्टिफिकेट इन शू CAD CAD 3 month. Hostel facility available, 100% placement assistance. MSME business opportunity. Address C41 and 42, Site C, Industrial Area, Sikandra, Agra, 282007. Contact number 7310642370 and 7906800655. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900।
नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। कुख्यात गैंगस्टर चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू सरदार की संपत्ति का हुआ जब्तीकरण। यमुना विहार फेज 2 स्थित घर को लिया कब्जे में। अपर पुलिस अधीक्षक रेलवे मोहम्मद मुश्ताक ने किया थाना जीआरपी आगरा फोर्ट का निरीक्षण। थाना कार्यालय बैरक में अभिलेखों को किया चेक। आगरा लोहा व्यापार एसोसिएशन ने एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 से की मुलाकात। सर्वे के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किए जाने के लगाए कई आरोप। इरादत नगर थाना क्षेत्र के कस्बे से नाबालिग किशोरी को दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा अपहरण मामले में इरादत नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने बच्ची को मुरादाबाद से सकुशल किया बरामद। आगरा में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। बुधवार को 110 नए मामले आए सामने। आगरा में अभी भी 103 है कोरोना एक्टिव केस। विद्युत कार्यालय की सीढ़ी व दीवार पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा देख विभाग के कार्यकर्ताओं अधिकारियों ने देवी देवताओं की हटाई तस्वीरें। किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अतुल अग्निहोत्री ने चलाया स्वच्छता अभियान। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के तहत जगह जगह मना रही है सेवा सप्ताह। भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने बेलनगंज क्षेत्र में चलाया सफाई अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर भाजपा मना रहे हैं सेवा सप्ताह के तहत हुआ ये कार्यक्रम। नकली दूध घी बनाने वाले कारोबार पर खाद्य विभाग ने चलाया चाबुक। शिकोहाबाद नगर के केदारी कॉलोनी में नकली सामान बनाने का किया जा रहा था खड़ल्ले से काम। ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। शिकोहाबाद नगर पालिका परिषद कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए की गई नारेबाजी। शमशाबाद पुलिस ने वाहन चेकिंग में दबोचा लुटेरा। पकड़े गए लुटेरे के पास से चोरी का सामान भी हुआ बरामद। पुलिस ने लुटेरे को जेल भेज अग्रिम कार्यवाही की शुरू। विद्युत कार्यालय की सीढ़ियों की दीवार पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाने को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामा देख विद्युत विभाग के कार्यकर्ताओं अधिकारियों ने तत्काल सीढ़ियों पर लगी तस्वीरें हटा दी। आगरा जनपद के बाहक कस्बे की अधिशासी अभियंता विद्युत कार्यालय की सीढ़ियों की दीवार पर हिंदू देवी देवताओं का अपमानित स्थान पर पोस्टर लगने से हिंदू कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया है। बता दें, मामला कस्बा बाह के अधिशासी अभियंता विद्युत कार्यालय का है, जहां कार्यालय की सीढ़ियों की दीवार पर देवी देवताओं की पोस्टर इसलिए लगा दिए गए ताकि कोई दीवार पर थूक ना सके, जब ये काम नोटिस बोर्ड द्वारा भी किया जा सकता था। कर्मचारियों द्वारा दीवारों पर लगाए गए पोस्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो खबर मीडिया पर चलने पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए और एकत्रित होकर विद्युत कार्यालय बाह पर प्रदर्शन करने लगे। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांतीय अध्यक्ष सत्येंद्र बरुआ ने वहां मौजूद अधिशासी अभियंता देवेंद्र वर्मा से बात की और सम्मान के साथ देवी देवताओं को एक सीढ़ियों के पास लगे देवी देवताओं की तस्वीरें हटाने की मांग की, जिस पर विद्युत कर्मचारियों ने अपनी गलती को मानते हुए सभी तस्वीरों को सीढ़ियों के पास से हटवा दिया और कार्यालय प्रभारी ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा। किन बातों पर लेके गया है? विषय जो आज का जो मुख्य विषय है, विषय यह था कि जो बिजली घर काम है, जो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से लोग ऊपर नीचे आते जाते हैं, और इसका दूसरा प्रथम तल बना हुआ है, वहाँ पर भगवान जो हिंदू देवी देवता हैं उनके चित्रों को एक अपमानजनक तरीके से लगाया गया, जिससे कहीं ना कहीं हिंदू जनभावनाओं को ठेस पहुंची, हिंदू समाज को इस दृश्य से काफ़ी आघात पहुंचा। और इस संबंध में जो एक्सियन भाव हैं इनको बताया गया, उन्होंने बहुत सकारात्मक तरीके से इस विषय को लिया और उन चित्रों को अभी उन्होंने हटवा दिया है और इसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं क्षमा के लिए उन्होंने 2 शब्द कहे, उन्होंने कहा कहीं गलत हुआ है और इसको उन्होंने हटा दिया। कार्यकर्ता राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता पोस्ट ऑफिस पहुंचे, वहां पर भी बाहर की दीवार पर लगी हिंदू देवी देवताओं के चित्र को स्वयं हटाया। इस मौके पर दर्जनों राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता गण भी मौजूद रहे। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को पूरा देश सेवा सप्ताह के रूप में मना रहा है। इस दौरान आगरा आए किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अतुल अग्निहोत्री ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा अतुल अग्निहोत्री ने
गांव गरीब मजदूर किसानों के नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाइयां दी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के तीसरे दिन किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में प्रतीकात्मक स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। स्वच्छता अभियान के समापन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अतुल अग्निहोत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तभी से भारतीय राजनीति की संस्कृति में बदलाव आया है। सरकार जनता की सेवा में लगी है, जबकि पहले उच्चासीन पदों पर रहने वाले अपनी सेवा में मस्त रहते थे। आज चुनी हुई सरकार विकास के अंतिम छोर पर खड़े शोषित, वंचित व पिछड़े लोगों के लिए काम कर सेवा भाव में जुटी हुई है। सरकार ने, क्योंकि यह किसान हितैषी सरकार है, चाहे भारत की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, आप लोगों ने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि गांव का किसान समृद्धशाली हो, वैभव संपन्न हो। 2022 का लक्ष्य रखा, किसान की आय को दोगुना करेंगे। भारत में सेवा के बदले मेवा खाने के दिन 2014 में मोदी जी के पीएम बनते ही चले गए। उन्होंने सेवा व विकास कार्य संस्कृति विकसित की है। गांव गरीब किसान मजदूरों के नेता प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर एक अलग ही संदेश देने का काम किया। थाना इरादत नगर पुलिस को बुधवार को सफलता मिल गई। कस्बे से गायब नाबालिग बच्ची को थाना इरादत नगर पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही आरोपी के साथ अन्य लोगों के नाम भी प्रकाश में आए हैं। बुधवार को थाना इरादत नगर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। कस्बे से गायब नाबालिग किशोरी के मामले में थाना इरादत नगर पुलिस ने जहां आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि इरादत नगर थाना क्षेत्र के कस्बे से एक नाबालिग किशोरी को दूसरे समुदाय के लोग अपहरण करके ले गए थे, जिसके चलते हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश था। और इसी आक्रोश के चलते मंगलवार को कस्बे में हिंदू महापंचायत का ऐलान किया गया था, जिसके चलते कस्बे में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। इस मामले में एसएसपी आगरा बबलू कुमार के नेतृत्व में 7 टीमें कार्य कर रही थी। एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने बताया कि बच्ची की मुरादाबाद से सकुशल बरामद कर लिया गया है और आरोपी भी गिरफ्त में आ गया है। देखिए, थाना इरादत नगर से एक लड़की के अपहरण के मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उसमें जो एक आरोपी थे और जो मुख्य आरोपी के सहयोगी, कुल मिलाकर 7 लोगों को कल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एसपी वेस्ट के नेतृत्व में हमारी टीमें लगी हुई थी, जिसने आज पीड़िता को, अपहृता को और मुख्य आरोपी को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता को बरामद कर लिया गया है, उसे लाया जा रहा है, परीक्षण, मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। जो मुख्य आरोपी है उसे जेल भेजा जाएगा। इसमें पूछताछ में कुछ अन्य सहयोगियों के भी नाम आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई है। नाबालिग किशोरी को बरामद करने वाली इरादत नगर पुलिस ने जहां नाबालिग बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है, तो वहीं आरोपी से पूछताछ के दौरान कई अन्य नामों का भी खुलासा हुआ है। इस मामले में एसएसपी आगरा का कहना है कि शेष लोगों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने इंस्पेक्टर इरादत नगर को इरादत नगर थाने से हटाकर निवोरा थाने का चार्ज दिया है, तो वहीं इस पूरे केस की मॉनिटरिंग खुद एसएसपी आगरा बबलू कुमार कर रहे हैं। बुधवार को पीसीएस में चयनित छात्रा का बीडीएम कन्या महाविद्यालय के स्टाफ व प्रबंधक ने सम्मान किया। प्रिया शर्मा के घर पहुंचकर उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक नरेंद्र बघेल ने प्रिया शर्मा के उज्जवल भविष्य की कामना की। उत्तर प्रदेश पीसीएस के 2018 के रिजल्ट में फतेहाबाद की प्रिया शर्मा के चयनित होने पर फतेहाबाद के कन्या महाविद्यालय के प्रबंधक नरेंद्र बघेल ने उनके आवास पर जाकर छात्र प्रिया शर्मा का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान स्कूल प्रबंधक नरेंद्र बघेल ने बताया कि प्रिया शर्मा हमारे विद्यालय की होनहार छात्रा रही है। हम पूरे विद्यालय परिवार की ओर से होनहार छात्रा प्रिया शर्मा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वहीं प्रिया शर्मा ने बताया कि उन्होंने 1 से 12वीं तक की पढ़ाई फतेहाबाद में की थी और बाकी तैयारी दिल्ली में जाकर की थी। पहली ऐसी छात्रा हैं जिन्होंने फतेहाबाद तहसील में पीसीएस क्वालिफाई किया हुआ है और फतेहाबाद में पढ़ करके पीसीएस क्वालिफाई किया हुआ है। ये एक इस बात का जीता जागता सबूत है कि लोग कहते हैं कि गाँव में रह के हम पीसीएस नहीं बन सकते, गाँव में रह के अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि उनके सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है प्रिया शर्मा जी ने कि यहाँ पर रहकर भी
आप सत्ता के और शासन के उच्च पदों तक पहुंच सकते हैं। यहाँ से ग्रेजुएशन किया है फतेहाबाद से ही, और उसके बाद मैं नई दिल्ली चली गई थी। मैंने JNU से PhD कर रही हूँ, तो उसके साथ ही साथ मैंने इस UP PCS की तैयारी की थी, और इसके लिए मैं रोज़ाना 6 घंटे की तैयारी करती थी, और जब एग्ज़ाम नज़दीक होता था तो मैं 8-10 घंटे भी मतलब। आपने 1 से इंटर तक की शिक्षा कहाँ ग्रहण की? मैंने कन्या इंटर कॉलेज से किया है फतेहाबाद से, और मैंने ग्रेजुएशन भी BDM डिग्री कॉलेज से किया है, वो भी फतेहाबाद से किया है। इस दौरान प्रमुख रूप से सुधा गुप्ता, रजनी, सीमा गुप्ता सहित समस्त स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को भाजपाई सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने बेलनगंज क्षेत्र में सफाई अभियान का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि जन्म दिवस के अवसर पर शहर के 70 स्थानों पर एक साथ ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का 17 सितंबर को 70वां जन्मदिन है, जिसे भाजपाई सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से तमाम सेवा प्रकल्प करा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने बेलनगंज क्षेत्र में एक विशेष सफाई अभियान का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि 70वें जन्मदिन को देखते हुए 70 स्थानों पर एक साथ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ साथ सामाजिक सरोकार में भी अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके तहत रक्तदान शिविर, आई कैंप, सफाई अभियान, भोजन वितरण आदि जैसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके लिए हमारे पार्टी ने कल्चरल प्रोग्राम दिए हैं, जिससे जनता के बीच में भागीदारी हो, उनके दुख में, दर्द में, तकलीफ में किसी भी प्रकार से, चाहे रक्तदान करें, चाहे गरीबों को खाने पीने का सामान वितरण करें, चाहे सफाई अभियान पर ध्यान दें, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से वृक्षारोपण पर ध्यान दें। ये सभी काम रचनात्मक कार्यक्रम हैं और ये सभी कार्य आवश्यक हैं। इसलिए पार्टी मोदी जी के सप्ताह को राजनीतिकरण ना करके सेवा के रूप में मना रही है। मैं सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहता हूं, इस जो 14 तारीख से 20 तारीख तक का जो सप्ताह है, उसमें सभी रचनात्मक गतिविधियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना सहयोग करें। भाजपाइयों का कहना था कि इस दौरान वे आश्रम, अनाथ आश्रम आदि जगह जाकर खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं और अपने अपने प्रयासों से गरीब आशाओं को भी मदद की जा रही है। माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म सप्ताह को हम जन सेवा के रूप में मना रहे हैं। इस जन सेवा में गरीबों के लिए चश्मे वितरण हो रहे हैं, कैंप लग रहे हैं जगह जगह, और स्वच्छता अभियान चल रहा है। और ये सारा अभियान जो चल रहा है, माननीय प्रमोद गुप्ता जी जो ब्रज क्षेत्र के यशस्वी उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में। गौरतलब है कि पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के माध्यम से आम जनता के बीच में जाकर सेवा कार्य के सहारे ही सही, लेकिन पार्टी को मजबूत किए जाने के प्रयासों में लगे हुए हैं। सर्वे के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाते हुए आगरा लोहा व्यापारी एसोसिएशन ने एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 से मुलाकात की। लोहा व्यापारियों का कहना था कि विभाग की ओर से पिछले कुछ दिनों से लोहा व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है और सर्वे के नाम पर अधिकारी व्यापारियों के साथ अभद्रता करते हैं। इस मामले में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि उनका किसी भी तरह से कोई भी उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। सर्वे के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाते हुए आगरा लोहा व्यापारी एसोसिएशन ने एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 से मुलाकात की। लोहा व्यापारियों का कहना था कि विभाग की ओर से पिछले कुछ दिनों से लोहा व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है और सर्वे के नाम पर अधिकारी व्यापारियों के साथ अभद्रता करते हैं। इस मामले में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि उनका किसी भी तरह से कोई भी उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। आगरा लोहा व्यापार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विभागीय उत्पीड़न की शिकायत ले एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 राज्य सेवा कर विभाग से मुलाकात की। लोहा व्यापारियों का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से विभाग की टीमें सर्वे के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही हैं। अचानक उनके प्रतिष्ठानों पर 10-10 लोगों की टीम आ जाती है और फिर न केवल व्यापारी के साथ अभद्रता की जाती है, बल्कि अवैध रूप से कागजी कार्रवाई भी की जाती है। व्यापारियों ने साफ कहा कि वे किसी भी तरह का सर्वे नहीं कराएंगे और व्यापारी का उत्पीड़न हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। हालांकि काफी देर की वार्ता के बाद व्यापारियों को यहाँ से सकारात्मक ही जवाब मिला। अभी जो है वाणिज्यकर आयुक्त महोदय ने लखनऊ से एक आदेश पारित किया था कि सभी व्यापारियों का महीने में 10 व्यापारियों का सर्वे होगा, जिससे व्यापारियों में बड़ी भारी वेदना व्याप्त हो गई और व्यापारी जो है इस बात से बड़े विचलित हो गए कि उनका आर्थिक शोषण होगा। उसी संदर्भ में हमने एडिशनल कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन हमने ये कहा है कि हमारा कोई भी लोहे का व्यापारी सर्वे नहीं कराएगा
ना पहले होता था ना अब कराएगा। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि किसी भी लोहा व्यापारी का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, ना ही कोई सर्वे किया जाएगा, और यदि किसी को कोई परेशानी है तो वो डायरेक्ट हमसे मिल भी सकता है। हम लोगों ने सभी लोहा व्यापारियों ने एडिशनल कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है। एक तुगलकी फरमान आया था लखनऊ से, तो सारे व्यापारी उससे भयंकर थे। उन्होंने उसकी परेशानी को दूर करने के लिए आश्वासन दिया कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई हमारा सर्वे होने जा रहा है, ना कोई सचल दल आपको परेशान करेगा। जो भी परेशानी आपको होगी हम आपकी उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। व्यापारियों की समस्या के मामले में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 का कहना था कि अधिकारी व्यापारियों को कोई गलतफहमी हुई है कि विभाग की ओर से प्रतिमाह 10 व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाने संबंधित आदेश आया है, जबकि विभाग की ओर से कोई ऐसा आदेश नहीं दिया गया है। लिहाजा व्यापारियों को आश्वासन दिया गया है कि उनका किसी भी तरह से कोई उत्पीड़न नहीं करेगा। यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है या शिकायत, तो फिर विभाग कार्यवाही से भी पीछे नहीं हटेगा। ये आगरा लोहा व्यापार एसोसिएशन के द्वारा ये ज्ञापन हम लोगों को दिया गया है। उन लोगों के में जो कुछ भ्रांतियां इस बात को लेकर के रही हैं कि कमिश्नर ने कोई सर्कुलर जारी किया है कि जिसमें यहाँ पर कोई टारगेट फिक्स किया गया है SIV जांच वगैरह करने का, लेकिन मैंने इनको क्लियर किया ऐसा कोई टारगेट नहीं फिक्स किया गया है। और स्टडी करना तो हम लोग का एक रेगुलर पार्ट है, क्योंकि बिना रीज़न टू बिलीव के हम किसी के यहाँ नहीं जाते, ना किसी के यहाँ कोई सर्च एंड सीजर किया जाता है। तो अगर व्यापारी अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं, किसी के यहाँ कोई सर्वे नहीं होने जा रहा और इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। इस दौरान व्यापारियों ने एडिशनल कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें विभाग के कुछ अधिकारियों की शिकायत की गई। उन पर सर्वे के नाम पर वसूली करने या फिर गलत तरह से कागजी कार्रवाई किए जाने के साथ साथ प्रतिष्ठानों के कैमरे बंद करना, फोन बंद करने व होटलों से खाने मांगने जैसे मामले भी दर्ज कराए गए हैं। एतमादपुर के एक होटल में समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधानसभा पर नई टीम का गठन किया गया, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्षों और सचिवों को मनोनयन किया गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया। आगरा के एतमादपुर स्थित एक होटल में एतमादपुर विधानसभा अध्यक्ष पिंकी फौजी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला सचिव चौधरी धर्मेंद्र सिंह और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजा बेटी बघेल रही। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, महासचिव आदि पदों के लिए मनोनयन पत्र कार्यकर्ताओं को प्रदान किए गए। वजह से उपेक्षित पड़े थे, अकेले थे, उनको मैंने साथ में लिया है और आज मैंने को पद देके और दोबारा फील्ड में उनको जाने का आह्वान किया है। और जहाँ तक है, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, मैंने जो टीम खड़ी की है वो एक बहुत संघर्षशील, जुझारू और ज़मीन से चलने वाली, ज़मीन पर काम करने वाली, बूथों पर काम करने वाली टीम है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अखिलेश भैया को विश्वास दिलाता हूँ कि 2022 में अखिलेश भैया के लिए पूरा काम करके, बूथों पर काम करके 2022 में हम अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सभी लोगों के लिए और सभी युवाओं से यही कहना है हम लोगों का कि 2022 के लिए अखिलेश यादव जी को हमें उनके हाथ मजबूत करने हैं और सभी से यही निवेदन है कि अच्छी तरह से ये अपना कार्य पूरा करें। जिस तरह से हमने इन पर विश्वास जताया है, इसी तरह से ये हमारा विश्वास खारिज ना करें। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकारिणी बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे युवाएं ये। और अखिलेश यादव से यही निवेदन है कि हमारे समाज को कभी पीछे ना छोड़ें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची राजा बेटी बघेल ने कहा कि नई टीम जो आज गठित की गई है वह अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेगी और भविष्य में एक मजबूत सरकार प्रदेश को देगी। इसके अलावा जिला सचिव चौधरी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश और उमंग 2022 में अखिलेश यादव की नेता को सरकार मजबूत बनाकर देंगे। और कृपा शंकर जी और पिंकी बघेल जी ने जो है पूरे क्षेत्र में जाके जो है कार्यकारिणी को गठित किया है और मुझे लगता है कि ये कार्यकारिणी पूरे विधानसभा एतमादपुर को मत के रख देगी और एक एक बूथ पे जाके, एक एक सेक्टर पे जाके अपना काम करेगी। और मुझे विश्वास है कि 2022 में हम जो भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी यहाँ हमें देगी, हम उसके लिए मेहनत करेंगे और उसको निकाल के जो है विधानसभा भेजेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के लिए अखिलेश यादव जी को जो है हम आगे के लिए बढ़ाएंगे। एतमादपुर विधानसभा अध्यक्ष श्री पिंकी बघेल फौजी
विधानसभा अध्यक्ष जी ने मुझको महासचिव एदमापुर समाजवादी पार्टी का पद दिया है, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरी माँ समान राजा बेटी ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी एदमापुर, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। जिला सचिव आए मेरे छोटे भाई धर्मेंद्र चौधरी, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। और भी आए हुए आगरा से, विधानसभा एदमापुर से सभी लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। आज मुझको महासचिव एदमापुर का पद दिया गया है, मैं उसका ईमानदारी और कर्मठ तन मन धन से उसका मैं पद की गरिमा को रखूँगा और समाजवादी पार्टी के लिए हर समय तैयार रहूँगा। कार्यक्रम के दौरान नव चयनित विधानसभा उपाध्यक्ष और महासचिवों का पुष्पमाला के साथ सम्मान किया गया। कार्यक्रम में लक्ष्मण कुमार उर्फ बॉबी यादव को महासचिव, राजदीप सिंह उर्फ राज बघेल को उपाध्यक्ष, इसके अलावा 5 अन्य को उपाध्यक्ष, 1 को कोषाध्यक्ष व करीब 11 कार्यकर्ताओं को सचिव बनाया गया है। शमशाबाद पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक लुटेरे को दबोच लिया। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरे से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। पकड़े गए बदमाश को पुलिस ने जेल भेज आगे की कार्यवाही शुरू की। शमशाबाद पुलिस राजाखेड़ा रोड स्थित घड़ी थाना पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। उसी दरमियान एक अपाचे सवार संदिग्ध युवक को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि युवक पूर्व में कई लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस द्वारा सघनता से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम विनोद पुत्र राकेश निवासी लीला विहार कॉलोनी जिला धौलपुर व हाल निवासी चौक मोहल्ला वार्ड नंबर 2 राजाखेड़ा बताया। विनोद के पकड़े जाने पर उसका इतिहास खंगालने पर पता चला कि पूर्व में शमशाबाद क्षेत्र में लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका था और राजस्थान के धौलपुर में भी कई लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। पकड़े गए विनोद से पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल और लूटा गया कैमरा भी बरामद किया है। आजकल दूसरे के जीवन से खिलवाड़ कर अपना फायदा धन कमाने की भूख ने इंसान को अंधा बना दिया है। जो दूसरे के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, नकली दूध घी कारोबार में खुलेआम से जहर घोला जा रहा है। ऐसी फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद नगर के मोहल्ला शंभू नगर के केदारी कॉलोनी में एक घर में नकली दूध घी बनाने का कारोबार किया जा रहा था। ये पेस्ट बनाकर डेयरी में सप्लाई किया जाता था, जिसका दूध घी बनाकर आम जनता को बेचा जाता था, जो आम आदमी का लिवर किडनी खराब कर देता। मासूम बच्चों को ये दूध एकदम जहर है। इस जहर के काले कारोबार पर खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही कर नकली दूध घी बनाने का सामान जब्त कर लिया। यहाँ पे 25 किलो जो है सार्विटाल मिला है, खाली रिफाइन के पैकेट मिले हैं, जिससे ऑलरेडी ये 40 लीटर करीब तैयार किया जा चुका है और अलग से भी रिफाइन के पैकेट हैं। इन सारे मटेरियल्स को सीज कर दिया गया है। 4 नमूने लिए गए हैं। इन नमूनों को जांच पे भिजवाया जा रहा है। बाकी इनके खिलाफ FIR दर्ज करा के कार्रवाई की डेयरी से कितने लाख रुपए का माल बरामद हुआ होगा और इसके खाने से क्या क्या सेहत पे असर होंगे? माल जो है बरामद हुआ है, ये माल एक्चुअली यहाँ नहीं बनता था। यहाँ केवल सिर्फ ये लोग पेस्ट बनाते थे। इस पेस्ट को ले जाके डेयरी में चिलर को देते थे। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे चिलर आया तो उसमें उनके पास 10-20 हज़ार लीटर दूध होते हैं, तो उसमें इसको डाल देते थे। उससे इसकी मात्रा जो है बढ़ जाती। कई बार ये करते ये हैं कि जैसे सेपरेटा है तो उसकी मात्रा ले लेते हैं और इस सोल्यूशन को मिला देते हैं और ये खाने के लिए काफी हानिकारक है। वहीं सामान के सैंपल लिए गए हैं। अब थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। सफाई कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय अपनी मांगों को लेकर नगरपालिका परिषद कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। अपनी निष्ठा से ड्यूटी करने वाले सफाई कर्मचारियों को मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ा। आइए अब देखते हैं मून टीवी का खास प्रोग्राम मैदी वर्ल्ड। अनलॉक होता भारत और लगातार बढ़ता कोरोना का ग्राफ, ये कहीं ना कहीं लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें तो दे ही रहा है। ऐसे में आने वाले समय में कितना इसका ग्राफ बढ़ेगा और क्या होगा इस पर असर, जानते हैं कुछ इन्हीं बातों के जवाब डॉक्टर अरविंद जैन से। सर, सबसे पहले मून टीवी परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, उसकी जो कोरोना की स्थिति है वो हर शहर में, हर प्रदेश में अलग अलग स्थिति में है। अभी हम लोग जिस स्टेज में हैं, आगरे की अगर हम बात करते हैं तो आगरे में हम लोगों का अभी राइजिंग फेज़ है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि अभी स्प्रेड किया हुआ है। दूसरा, लॉकडाउन जो है वो रिलैक्स होता रहा काफ़ी। अब जैसे 7 दिन खोल दिया गया बाज़ार, है ना, तो उसकी वजह से क्या है कि अब जो कम्युनिटी में पेशेंट थे वो एक तरीके से फ्लेयर दे रहे हैं। हम लोगों को पेशेंट बहुत निकल रहे हैं, बल्कि एक घर में 2-2, 3-3 पेशेंट भी डिटेक्ट हो रहे हैं। तो वो एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि इस समय लोगों ने क्या किया कि बीच में लोगों ने थोड़ा केयर भी कम करी और लोगों ने मास्क लगाते नहीं हैं, भीड़ बाज़ार में घूम रहे हैं, सैनिटाइजिंग का कोई पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, थोड़ी सी जो हम सावधानियाँ हुई
उसकी वजह से क्या है, इसका फ्लेयर और हुआ और बहुत तेज़ी से हम लोगों के शहर में भी केस बढ़ रहे हैं और बाकी जगह जगह हम लोग देख रहे हैं, हर जगह जो अपना देश का आंकड़ा है करीब करीब 90,000 1 लाख तक के पेशेंट जो हैं वो डेली डिटेक्ट हो रहे हैं। अब इस समय ये हुआ है कि हमारे यहाँ टेस्ट थोड़े से बड़े हैं, तो जिसकी वजह से डिटेक्शन भी बड़ा ईजी हो गया है। तो अब इस समय हम लोग को जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि पेशेंट्स जो हैं एसिम्प्टोमेटिक के साथ साथ सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हम लोग काफ़ी देख रहे हैं और L2, L3 लेवल के पेशेंट्स बहुत हैं जिसमें कि ऑक्सीजन की काफ़ी आवश्यकता है। बिना ऑक्सीजन के उनको ठीक करना बड़ा काफ़ी मुश्किल होता है। तो दूसरी तरफ हम लोग ये भी फेस कर रहे हैं कि जो कोविड हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है और सरकारी हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, उसकी वजह से ऑक्सीजन का क्राइसिस भी हो गया। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत होने शुरू हुई है, जिसकी वजह से अखबार के माध्यम से भी मैं देखता हूँ और हॉस्पिटल्स में भी जाता हूँ तो वो लोग भी बताते हैं कि ऑक्सीजन जो है मिल नहीं रही है हमें। नॉन कोविड हॉस्पिटल्स को बहुत लिमिटेड सप्लाई हो रही है। तो इस वजह से उन पेशेंट्स के लिए और ज़्यादा हम लोगों के लिए दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि उनके लिए ऑक्सीजन इस समय जीवनदायिनी है और ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगी तो उन पेशेंट्स को सर्वाइव करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मेरा कहना ये है कि हम इसको, क्योंकि लेतलाली अगर अभी भी करते रहेंगे तो ये अभी और फ्लेयर होगा और तेज़ी से बढ़ेगा और हम इसको इस समय ऐसे कह सकते हैं कि ये कम्युनिटी में फैल चुका है। क्योंकि मेरे पास देहात के पेशेंट भी हैं, देहात के भी हम लोग मरीज़ डिटेक्ट कर रहे हैं। तो लोग देहाती ये कहते हैं कि हमें तो कोरोना होता नहीं है, शहर वालों की बीमारी है या पैसे वालों की बीमारी है या एसी में रहते हैं उनकी बीमारी है। ये सब जो चीज़ें हैं सब बकवास हैं, इससे कोई नहीं फ़र्क है, हर एक को हो रहा है। और जो हम लोग शुरू से कहते आए हैं, ओल्ड एज के पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, क्रोनिक किडनी डिसीज़ के पेशेंट, क्रोनिक लंग डिसीज़ के पेशेंट, क्रोनिक लिवर डिसीज़ के पेशेंट्स, छोटे बच्चे, ये सब बहुत ज़्यादा संभावित हैं कि कोरोना से ग्रस्त हो जाएं। और अभी इस समय जो हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग हम लोगों के पास काफ़ी आ रहे हैं, उनके अंदर हम लोग लक्षण देख के CT स्कैन करा के जांच भेज के पता कर रहे हैं, तो वो L1 या L2 लेवल वाले पेशेंट्स हम लोगों को काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। एक एक घर में 2-2, 3-3 पेशेंट्स भी डिटेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। इस समय हमें और सावधानी की रखने की ज़रूरत है, वरना ये जो है घर काफ़ी बुरी तरीके से फैलेगा। तो इस समय मैं हर एक से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस समय और ज़्यादा मास्क का यूज़ करें, डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखिए और अननेसेसरी मत निकलिए, अननेसेसरी मत जाइए। रेस्टोरेंट खुल गए हैं, मुझे मालूम है, सिनेमा हॉल खुलने की भी बात हो रही है, लेकिन अभी हमें बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, अन्यथा हम लोगों के शहर में हॉस्पिटल्स में बेड मिलना मुश्किल होगा। ऑक्सीजन का क्राइसिस शुरू हो चुका है, दवाइयों का क्राइसिस शुरू हो गया है, दवाइयाँ बहुत मुश्किल हो रही हैं मिलना। रेमडेसिविर इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं सीरियस पेशेंट्स में, वो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है उसका, जिसका कॉस्ट 5,400 था MRP, वो 10-10 हज़ार में अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल वाली स्थिति हम लोगों के लिए पैदा हो रही है और हम सब लोग लाचार होकर बैठ जाएंगे अगर ऐसी स्थिति में और पेशेंट्स बढ़ते रहे। तो मेरा तो ये शासन प्रशासन अपने प्रदेश प्रशासन से भी यही वो है अनुरोध कि इसके लिए और हॉस्पिटल्स को अलाउ किया जाए, जिससे कि कुछ कोविड के पेशेंट्स, अभी हमारे पास लिमिटेड 3 हॉस्पिटल्स हैं, उसमें भी पेशेंट्स मैं देखता हूँ, मैं खुद जाता हूँ कोविड हॉस्पिटल में, किसी में 1-2 पेशेंट जगह देखे हैं मैंने, वहाँ पे एम्बुलेंस में पेशेंट रुके हुए हैं, उनको कमरा नहीं मिल रहा। और जो सिक पेशेंट हो रहे हैं, अब तो ये हो रहा है कि जो ज़्यादा सिक पेशेंट है उसको अंदर भर्ती करने के लिए वहाँ पलंग नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये भी कर रहे हैं कि उनसे अंडरटेकिंग लेके कि भाई आप घर पे भी ठीक रह सकते हो, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, आप दवा घर पे खा सकते हैं। तो होम आइसोलेशन, होम ट्रीटमेंट भी हम लोगों ने खूब दिया है और काफ़ी मरीज़ हमारे होम आइसोलेशन, होम ट्रीटमेंट में हैं, वो ठीक हो रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल सचेत रहें, सावधानी रखें और जो घर में हैं उनमें अपने बुज़ुर्गों का बुज़ुर्गों के साथ बहुत सावधानी बरतिए, क्योंकि बुज़ुर्ग जो हैं वो काफ़ी इसमें ग्रस्त हो रहे हैं। तो ये बहुत सावधानी की चीज़ है इस समय, और इस समय जरा सी भी असावधानी जो है वो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है। लगातार जो है कोरोना है, हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन ऐसे में देखा जाए अनलॉक के साथ लोगों के दिल से डर भी निकलता जा रहा है। आने वाले समय में कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, ये काफ़ी विस्फोटक स्थिति में आ सकता है, क्योंकि अभी जो है हम लोग टेस्ट जो है मेडिकल कॉलेज में ही हो रहे हैं और हमारा प्रशासन साइड में मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्राइवेट लैब्स को भी थोड़ा शुरू किया जाए, जिससे कि हम लोग उसको जो पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो उनका डिटेक्शन हम लोग करें। क्योंकि अर्ली अगर हम स्टेज में डिटेक्शन कर लेंगे तो हम उसको आइसोलेशन में भेज सकते हैं, उसको घर पे भी हम होम आइसोलेशन में ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है उस समय ये स्थिति है कि मरीज़ जो है वो हल्का बुखार आया, 1-2 दिन आया, फिर उसने छोड़ दिया, कुछ दवाई नहीं लेके ठीक हो गया, फिर दोबारा उसको आया, जब सांस फूली तब फिर वो डॉक्टर के पास आ रहा है।
तो हम लोगों के पास इस समय जो स्थिति आ रही है वो L2 L1 लेवल के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा सीरियस होते तो उनको तो वेंटिलेटर हमें लगाना पड़ता है, जिसको कि हम L3 कहते हैं, जिसके लिए हमारा सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है उसमें हमारी सुविधाएं हैं। और लेकिन अगर यही स्थिति रही तो इस समय जो स्थिति है वो विस्फोटक होने वाली लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हुई है, बेड्स नहीं मिल रहे हॉस्पिटल्स में, जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर लिमिटेड बेड्स हैं, तो उनको बढ़ाने की भी आवश्यकता है, तभी हम अपने शहर को स्वस्थ रख सकेंगे और हम अपनी सेवाएं ढंग से दे पाएंगे। और इसके लिए मेरी शासन प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं इसके हॉस्पिटल्स को और थोड़ा सा अलाउ करिए, थोड़ा सा लिबरल होइए, जिससे कि बाकी हॉस्पिटल्स जहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इन कोविड मरीजों का इलाज कर सकें। क्योंकि L1 अब सबको ये भी समझ में आ गया है कि इन्फेक्टिविटी जो होती है 4-5 दिन की होती है, 5 दिन के पीरियड में ही उसको अगर आप आइसोलेट कर लो तो वो दूसरों को इन्फेक्शन नहीं पहुँचाता है। तो इस समय टेस्ट और ज़्यादा ज़ोर से बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे डिटेक्शन ईजी हो और उनको अर्ली स्टेज में ट्रीट करने की ज़रूरत है, ताकि हम उनको सावधानियाँ बरतने की बहुत ज़रूरत है। हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का और मास्क का, सैनिटाइजेशन का, सबका ध्यान रखना है, क्योंकि अब स्थिति जो है वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स वाली स्टेज वो तो थी पहले, अब भी है, लेकिन साथ साथ सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी अब काफ़ी रफ्तार से बढ़े हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरविंद जैन, इन्होंने काफ़ी चीज़ें हम लोग को बताई। और आगरा में जिस तरीके से हालात हैं, अनलॉक तो हो रहा है, लेकिन लोगों के दिल से जो डर निकलता जा रहा है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम ही लोगों के लिए, आगरा वासियों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो घर से बाहर ज़रूर निकलें, लेकिन पूरी सावधानियों के साथ ही अपने घर से बाहर निकलें। लगातार बढ़ता कोरोना का ग्राफ कहीं ना कहीं चिंता तो दे ही रहा है, इसके साथ साथ सावधानियाँ बरतना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। तो आप लोग क्या सावधानियां बरतें और आगरा में किस तरीके से एक्सप्लोर हो रहा है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतें, डॉक्टर के पास आएँ तो किस तरीके से आप लोग घर से निकलें और डॉक्टर की सलाह किस प्रकार से लें, यही कुछ सवालों के जवाब हम लेंगे डॉक्टर शुभम जैन से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मून टीवी के इस खास कार्यक्रम में। तो आगरा की अगर हालत की बात करी जाए, लगातार जो कोरोना है अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है और हर दिन हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप लोग जो पेशेंट्स को अटेंड करते हैं, किस तरीके से सावधानी के साथ आप लोग अटेंड कर रहे हैं? देखिए, हम मतलब जिस तरह से, जैसा कि आपने बताया कि हर दिन जो है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। हर दिन हम देख रहे हैं 90 से 1 लाख के बीच में हिंदुस्तान के अंदर। उसी तरह आगरा में भी गिनती जो है हमारी बढ़ती ही जा रही है। हालांकि पूरे देश भर में टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उसी के कारणवश हमें जो हमारे जो केसेस हैं वो हमें पकड़ में आ रहे हैं और वो हम उनको ठीक भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि हम प्राइवेट प्रैक्टिस की, अगर मैं अपनी क्लिनिक की बात करूं तो हम सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। पेशेंट्स जो हैं हम भीड़ ना लगाएं, उनको टाइम से बुलाया जाता है, उनको एक टाइम अपॉइंटमेंट दिया जाता है और उसी के साथ जैसे ही जब वो आते हैं तो उनका टेम्परेचर और उनका जो पल्स ऑक्सीमीटर से हम उनका सैचुरेशन चेक करते हैं। जिनका सैचुरेशन या उनका टेम्परेचर ज़्यादा आता है और सैचुरेशन कम आता है तो हम उनको सीधे बोल देते हैं कि आप पहले जाकर अपना कोविड टेस्ट करवाएं। सरकारी अस्पताल में ही जाना पड़ रहा है। और दूसरी जो एक चीज़ हम प्रिकॉशन ले रहे हैं वो ये है कि सबको अपना मास्क, अगर कोई मरीज़ है जिसके पास मास्क नहीं है या कोई ऐसे अगर आते हैं तो हम उनको मास्क अपनी तरफ से ही दे देते हैं। सर, जैसे पेशेंट्स यहाँ आता है और कुछ शुरुआती लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो किस तरीके से आप लोग अटेंड करते हैं, सीधे कोरोना टेस्ट के लिए आप लोग उनको बोलते हैं? जी, अगर शुरुआती लक्षण जैसे कि बुखार है और उनको खांसी है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये हम इनको डेंजर साइंस मानते हैं इस बीमारी के अंदर। तो अगर ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं तो उनको मैं जितना हो सके उनको दूर से ही देखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही वाली बात है कि हर बुखार को हम कोरोना ही माने। पिछले साल तक हमारे पास मलेरिया, डेंगू, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत होती थी, लेकिन इस समय हम सिर्फ कोरोना के बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए मैं उनको जितना कम हो सकता है उनके कांटेक्ट में आता हूँ, उनको दूर से ही देखता हूँ और उनके टेस्ट वगैरह देखने के बाद फिर उनका आगे जो हो सकता है इलाज, उसके बारे में हम बात करते हैं। इंडिया में सर 51 लाख के पार पहुंचता जा रहा है जो कोरोना का आंकड़ा है, एक्टिव केस का जो आंकड़ा है, जो अभी तक केस आ चुके हैं वो 51 लाख के आसपास आ चुके हैं। ऐसे में जो हमारी रिकवरी रेट है वो भी 77 के आसपास पहुंच चुकी है। इसमें आप कैसे पेशेंट को समझाते हैं कि रिकवरी रेट बने रहे और आप लोग सावधानी के साथ आगे बढ़ते रहें? जी बिल्कुल, देखिए, हर मरीज इस वक्त, जितने भी आम जनता है, वो यही सोचते हैं कि अगर बुखार आता है तो बुखार के बाद उनको सबसे पहला उनका जो होता है वो उनको लगता है कोरोना। तो ऐसा ना सोचें पहली चीज़, क्योंकि मौसम का बुखार है, बारिश वगैरह भी चल रही है, तो बारिश के बुखार भी जो पहले नॉर्मल वायरल बुखार होते थे वो भी हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने किसी फिजिशियन या डॉक्टर से मिलें, जिससे कि आपका सही समय पर टेस्ट हो सके और सही समय से इलाज भी हो सके। और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उस तरह से रिकवरी भी हमारी बहुत अच्छी है।
जो शुरू से कहा जा रहा है कि पुरानी बीमारियों वाले मरीज़ हैं, जैसे कि जिनको डायबिटीज़ है या हार्ट के पेशेंट हैं या डायलिसिस के पेशेंट हैं या फिर किसी कैंसर के पेशेंट जो हैं, उनको हमेशा शुरू से ही बोला गया है और आगे भी हमेशा ध्यान रखें क्योंकि उनके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शुभम जैन, जिन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हम लोग को। तो आप लोग सावधानियाँ रखें। हर बुखार कोरोना नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोग को अगर कुछ ऐसे सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। हमें चारों ओर दिखाई दे रही है, ऐसे में जो मरीज़ अपनी अलग अलग बीमारियों के लिए इलाज करा रहे हैं, उनके लिए और उनके तीमारदारों दोनों के लिए ही चुनौतियां और चारगुनी हो गई हैं। और उसमें भी खासकर कैंसर के मरीज़ जो कि अदरवाइज़ शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं और बीमारी की वजह से भी उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ऐसे में उनके लिए कोरोना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि कैंसर का इलाज एक ऐसा इलाज है जो कि एक लंबे समय तक निरंतरता के साथ में चलता है, जिसमें मरीज़ को बार बार अस्पताल में आने की आवश्यकता पड़ती है, कईयों बार भर्ती रहने की आवश्यकता पड़ती है, या जैसे अगर रेडियोथेरेपी चल रही है तो उसको नित्य प्रतिदिन कई हफ्ते तक लगातार अस्पताल में आने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में कोरोना का एक्सपोजर होने का ख़तरा निश्चित रूप से ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ ये चुनौती ऐसे मरीज़ों की इलाज में लगे हुए हेल्थ वर्कर्स के लिए भी उतनी ही होती है, क्योंकि उनका भी इंटरेक्शन बार बार मरीज़ और मरीज़ के तीमारदारों के साथ में निरंतर बना रहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सारे एहतियात बरतते हुए और एक नियमित अंतराल पर कोरोना की जांच कराते रहने के बावजूद भी इस खतरे को पूरी तरीके से समाप्त नहीं करा जा सकता है। और इसके साथ साथ जो एक और सबसे अहम भाव या एक फीलिंग जो पर्कुलेट कर गई है, वो चाहे वो ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स हों, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, एक अनसेड भय का सा वातावरण है, वो कहीं ना कहीं इस सारे काम को और दुरूह कर देता है। एक प्रक्रिया जो कि बड़ी सरलता के साथ में कुछ समय में संपन्न हो जाती थी, उसमें बहुत सारे भय के व्यवधान, बहुत सारे सावधानियों के व्यवधान और जुड़ गए हैं इस विशेष परिस्थितियों की वजह से। मगर यही मान के चल रहे हैं हम कि एक विशेष परिस्थिति है जो एक विशेष कालखंड के लिए है। शायद समय के साथ में ये परिस्थितियाँ वापस उसी तरह से लौट करके आ जाएंगी जैसी पहले हुआ करती थी। कैंसर के मरीजों में और ख़ासकर ऐसे बीमारी वाले कैंसर्स में जिनमें कि सांस की दिक्कतें ऑलरेडी चल रही हैं, मैं उदाहरण लूँ तो लंग के कैंसर्स में अक्सर मरीज़ को सांस की शिकायत पहले से ही रहती है, या ओरल कैविटी के या गले के कैंसर्स में कई बार सांस की चुनौतियां मरीज़ को आ जाती हैं, या ऐसे मरीज़ जिनमें कि कैंसर किसी अन्य अंग से फैल करके फेफड़े में पहुंच गया है या फेफड़े में पानी आ गया है तो सांस की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए कोरोना एक नई चुनौती बन के आ रहा है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से लंग्स की कैपेसिटी, यानी कि ऑक्सीजन को सोखने की जो क्षमता लंग्स की होती है वो प्रभावित होती है, और एक सामान्य व्यक्ति भी जब कोरोना से ग्रसित होता है तो उसकी ऑक्सीजन सोखने की क्षमता कम हो जाती है और फलस्वरूप हाइपोक्सिया में जाने लगता है, उसका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। तो ऐसे में कैंसर मरीजों के लिए ये खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा परेशानियां उनको सहनी पड़ती हैं। इसलिए हम लोगों के लिए ऐसे मरीज़ों के बचाव के उपाय भी और ज़्यादा कठिन हो जाते हैं और उनके लिए और अधिक सपोर्ट की आवश्यकता हमको लेनी पड़ती है। कोरोना के चलते जो प्रक्रिया कई बार बड़ी स्पॉन्टेनियसली और बहुत सरलता से हो जाया करती थी, उसमें कई बार जटिलताएं आ जाती हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए दूं तो सांस की परेशानी की अगर हम बात करें तो कई ऐसी इमरजेंसीज होती हैं जिसमें कि समय बहुत महत्वपूर्ण रहता है। स्पेशली जो गले के कैंसर्स में सांस की तकलीफ़ के साथ में जो व्यक्ति आता है उसको तुरंत
या आवश्यकता होती है कि उसका सांस का नली का ऑपरेशन करा जाए, और कोरोना के बावजूद भी उस काम को उतनी ही तुरंत गति से करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस प्रक्रिया को करने में पूरा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ उस समय उस चुनौती में रहता है और उस खतरे में भी रहता है, मगर परिस्थितियों को देखते हुए उस काम को आप टाल नहीं सकते, रोक नहीं सकते और डिले नहीं कर सकते। मगर हाँ, इसने निश्चित रूप से एक अलग प्रकार का स्ट्रेस, मैं कहूँगा मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर पैदा करा है, जो फिज़िकल स्ट्रेस से कहीं ज़्यादा गुना है। और कई बार जब लंबे समय तक ऐसा होता है तो ये आपको खलने भी लगता है और भारी भी पड़ने लगता है। ये तो हम सभी देख रहे हैं कि नंबर कैंसर पेशेंट्स के बढ़े, कोरोना पेशेंट्स के बढ़े हैं, और ये अपेक्षित भी था, मगर मैं इसको सेकंड पीक की तरह से नहीं देखता हूँ। मेरे हिसाब से एक कंटिन्यूस इंक्रीज़ है पेशेंट्स की जो कि रही है। हम चाहे इसको माने या ना माने, मगर कोरोना में कमी आई हो, मेरे को ऐसा नहीं लगता कभी हुआ था। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि हमें प्लेटो मिल गया है, मगर शायद उसमें कहीं ना कहीं जो उस समय होने वाली जांचों की आने वाली बाधा भी उसमें कुछ हद तक जिम्मेदार थी। अब चूँकि जांचें थोड़ी ज़्यादा स्मूथली हो रही हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ़ टेस्ट्स करे जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हम ज़्यादा कोरोना के मरीज़ों को पहचान पा रहे हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से संख्या भी बढ़ेगी। मगर मैं संख्या बढ़ने को बुरा नहीं मानता हूँ। अगर हम संख्या बढ़ी हुई पकड़ पा रहे हैं तो शायद हम ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको आइसोलेट कर पाएंगे और इसको ज़्यादा अच्छी तरह से नियंत्रित कर पाएंगे। और अगर पहचान में आ जा रहा है कैंसर का, उस कोरोना का मरीज़, तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उसका परिवार, उसके आस पड़ोस और उसके संपर्क में आने वाले सभी लोग सावधानियां बरत सकते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। क्या चीज बनाई ऊपर वाले ने? ये नहीं, वो हर कांड में मेरा नाम। जो मांगना है यही मांग लो, मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? बट वाई? अरे 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। जिनी अंकल, खरीदिए डिक्सी स्कॉट। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं NCTE जयपुर से संबंध किशन दिलीप सिंह बघेल KDS बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। BA, BCom, BSc, B.Ed, BTC, DLED में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। SC/ST छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर